नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं जहां भी होंगे बहुत ही बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल का क्लास कर रहे हैं। किसका क्लास कर रहे हैं? बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल में हम लोग संपूर्ण बिहार का हिस्ट्री देखेंगे, बिहार का ज्योग्राफी देखेंगे और जितना भी जो कुछ भी होगा बिहार से संबंधित, जो एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे बीपीएससी का आप तैयारी कर रहे, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे, उस सभी कवर हम करेंगे बिहार स्पेशल में। बिहार से संबंधित एक एक पॉइंट आप लोगों को कवर करवाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़िए और जुड़ के अपना क्लास कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आप लोग कंप्लीट स्टडी कर पाइएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट स्टडी आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे। बिहार स्पेशल का क्लास करवा रहे हैं अभी। आप लोगों को क्या किस किस में यूजफुल होगा, जो स्टडी आप लोग कीजिएगा मेरे चैनल से जुड़ के। अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ के स्टडी कर सकते हैं। बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। बीपीएसएससी का कर रहे तो भी कर सकते हैं। एसएससी या एनी अदर एग्जाम्स ऑफ बिहार, बिहार के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे, तैयारी कर रहे, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के क्लास को कर सकते हैं। ऑल अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और जुड़ के क्लास को कीजिए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम क्लास करवा रहे हैं। शुरू से एक एक क्लास कीजिएगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और अपने तरीके से नोट्स भी बनाते चलिएगा। दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे हर्यक वंश। क्या देखेंगे? हर्यक वंश के बारे में जानेंगे। हर्यक वंश की संपूर्ण जानकारी एक ही क्लास में आप लोगों को मैं करवाऊंगा। हर्यक वंश में कितने राजा हुए, कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से शासक ने क्या क्या कार्य किए, उस सभी शासक के बारे में पॉइंट वाइज एक एक करके आप लोग को मैं बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए। ऐसे में एक एक क्लास इस वंश के मैं अलग अलग करवा चुका हूँ। आज के क्लास में हम संपूर्ण देख लेंगे, सबको एक बार में ही देखेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, जुड़ के अपने स्टडी को कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़े हैं कृपया आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मेरे द्वारा क्लास कराया जाएगा, महत्वपूर्ण जो भी जानकारी का वीडियो अपलोड किया जाएगा, समय आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। साथ ही मेरे वीडियो या क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, हम लोग क्या देखेंगे इस क्लास में? हर्यक वंश को देखेंगे। क्या देखेंगे? हर्यक वंश को देखेंगे। हर्यक वंश स्टार्ट करने से पहले आप लोग देखेंगे कुछ कहानी आप लोग को बता दे। किसको देखेंगे? हर्यक वंश को हम लोग संपूर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हर्यक वंश के बारे में जो भी संपूर्ण जानकारी होगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने किया, हर्यक वंश की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इस सबको हम लोग देखेंगे। इससे पहले एक कहानी आप लोग को बता देते कि इससे पहले जो मगध पे था, किसका था? बृहद वंश। क्या था? यहाँ पर लिख लीजिए, बृहद वंश। क्या था? बृहद वंश। बृहद वंश की स्थापना किसने किया था? बृहदरथ ने किया था। बृहदरथ ने किया था। बृहद वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? बृहदरथ ने किया था। और इसके जो पैतापी शासक थे बृहद वंश के, जारासंघ था। कौन था? जारासंघ था। कौन था? पैतापी शासक। एक क्या था आपका? पैतापी शासक था। क्या था? जारासंघ पैतापी शासक था। किसका? बृहद वंश का। बृहद वंश में आपका कुल कितने? 10 शासक हुए। कुल कितने शासक हुए? 10 शासक हुए। जो सबसे अंतिम शासक था बृहद वंश का अंतिम, कौन सा? अंतिम बृहद वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। कौन था? रिपुंजय था।
बृहद वंश में कितने शासक थे? 10 शासक हुए। बृहद वंश की स्थापना किसने किया था? बृहदरथ ने किया था। सबसे प्रतापी राजा बृहद वंश का कौन था? जरासंध था। और कितने शासक हुए थे? 10 शासक हुए थे। अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था। कौन था दोस्तों? रिपुंजय था। रिपुंजय, इसी रिपुंजय की, ये जो अंतिम शासक था रिपुंजय, कौन था दोस्तों? रिपुंजय। रिपुंजय अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था, जिसकी हत्या कौन कर देता है? पुलिक कर देता है। कौन कर देता है? पुलिक। कौन कर देता है दोस्तों? पुलिक कर देता है। अब पुलिक हत्या करने के बाद अपने पुत्र परघोट, किसको? परघोट को मगध के गद्दी पे बैठा देता है। कहा करता है? परघोट को मगध के गद्दी पे बैठा देता है और परघोट वंश की क्या होता है? स्थापना करता है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, एक इधर लिखते हैं पुलिक। किसको लिखते हैं? यहाँ पे थोड़ा देखिए, आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे आता है रिपुंजय। यहाँ पे क्या हो गया? रिपुंजय हो गया। रिपुंजय को हत्या कौन कहता है दोस्तों? पुलिक कहता है। कौन कहता है? पुलिक। कौन कहता है? पुलिक हत्या कर देता है। और पुलिक का पुत्र कौन होता है? परघोट होता है। कौन होता है? परघोट होता है। और परघोट क्या होता है? मगध पे के गद्दी पे पुलिक हत्या करके परघोट को बैठाता है। और परघोट की हत्या कौन कहता है? इसी के दरबार में एक रहता है क्या आपका? परघोट के ही दरबार में एक रहता है सैनिक। कौन? महिये। कौन रहता है? महिये। सैनिक कौन रहता है परघोट के दरबार में? महिये रहता है। महिये का पुत्र कौन रहता है? बिंबिसार। कौन रहता है दोस्तों? बिंबिसार। कौन रहता है? महिये का पुत्र का क्या नाम है? बिंबिसार। तो यहाँ पे एक समझिए, ये रिपुंजय जो है बृहद वंश की अंतिम शासक, जिसकी हत्या कौन कहता है? पुलिक कहता है। अब पुलिक का पुत्र कौन होता है? परघोट होता है। हत्या करके अपने पुत्र को मगध के सिंहासन पर बैठाता है। और परघोट क्या कहता है? परघोट वंश की स्थापना कहता है। परघोट क्या कहता है? परघोट वंश की स्थापना कहता है। और इसी परघोट के दरबार में कौन रहता है? महिये रहता है। महिये क्या है? दरबारी है, ये सैनिक है, रहता है, जो क्या कहता है आपका? परघोट की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद अपने पुत्र बिंबिसार को, किसको? बिंबिसार को मगध के गद्दी पे विराजमान कहता है, बैठाता है। तो मगध के गद्दी पे क्या होता है? बिंबिसार महज बिंबिसार। अब यहाँ पे समझिए, देखते हैं हम बिंबिसार जब गद्दी पे बैठा है मगध के, यहाँ पे गद्दी पे कौन बैठता है दोस्तों? अब बिंबिसार बैठता है। कौन बैठता है? बिंबिसार मगध के गद्दी पे बैठता है। ये महज 13 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? महज 13 वर्ष की आयु में मगध के गद्दी पे विराजमान होता है। और आपका 545 में, कब दोस्तों? ये 545 ईस्वी में, 545 ईसा पूर्व में हर्यक वंश, किसका? हर्यक वंश की स्थापना कहता है। बिंबिसार मगध के गद्दी पे महज 13 वर्ष की आयु में बैठता है। कब? 545 ईसा पूर्व में। और हर्यक वंश की क्या कहता है? स्थापना आपका कर देता है। क्या कर देता है? स्थापना करता है। और राजधानी, ये जो राजधानी कहाँ बनाता है? राजगीर को। मगध की राजधानी कहाँ बनाता है बिंबिसार? राजगीर को राजधानी अपना बनाता है। क्या कहता है? राजगीर को अपना राजधानी बनाता है। तो हर्यक वंश की स्थापना कैसे हुई, कब थी, कहानी जो आपको एक बता दी, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका बृहद वंश का स्थापना कब हुआ था। सॉरी, बृहद वंश की स्थापना किसने किया था? बृहदरथ ने किया था। बृहदरथ क्या थी आपका, क्या था? बृहद वंश के संस्थापक कह सकते हैं, संस्थापक था। बृहद वंश में कितने राजा हुए? 10 राजा हुए। सबसे प्रतापी राजा कौन था? जरासंध था। और सबसे अंतिम राजा कौन था आपका? रिपुंजय था। रिपुंजय की हत्या किसने कहता है? पुलिक ने कह देता है। पुलिक करके आपका मगध के सिंहासन पे अपने बेटा परघोट को बैठाता है। परघोट क्या कहता है? परघोट वंश की स्थापना कर देता है। और परघोट के ही दरबार में
महिये नाम का क्या रहता है, सैनिक रहता है। क्या रहता है दोस्तों, महिये नाम की सैनिक रहता है। जो सैनिक क्या कहता है, आपका महिये पर्वत की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पे बैठाता है। जब बिंबिसार गद्दी पे बैठता है मगध के, तो उसका उम्र क्या होता है, महज 13 वर्ष होता है। किस समय गद्दी पे बैठता है, 545 ईसा पूर्व में बैठता है। कब बैठता है, 545 ईसा पूर्व में बैठता है। और हर्यक वंश की स्थापना करता है, और अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, राजगीर बनाता है। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन कर ले, विस्तार रूप से हम एक एक करके भी पढ़ाएंगे। ये आप लोग को सारांश बता देते हैं, ठीक है। बिंबिसार का जो शासन काल था, शासन काल, बिंबिसार का शासन काल आपका कब से कब तक था, तो 545 ईसा पूर्व से आपका 492 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक था शासन काल, 445 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। तो इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे में एक एक करके पॉइंट वाइज आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें का बिंबिसार में देखेंगे विवाहिक संबंध, बिंबिसार के विवाहिक संबंध। एक क्या कहता है, बिंबिसार अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य को क्या कहता है, विस्तार कहता है। तो हम क्या देखेंगे, बिंबिसार का वैवाहिक संबंध देखेंगे। ये महज 3 शादियाँ कहता है। ऐसे बताया जाता है कि बिंबिसार ने 500 शादी की थी। तो पहला जो शादी किया था आपका, पहला जो ये शादी किया था लिच्छवी, किससे किया था दोस्तों, लिच्छवी के जो शासक थे चेतक, उसके पुत्री चेलना से किया था। किससे किया था, लिच्छवी के जो शासक थे, लिच्छवी के शासक चेतक की पुत्री चेलना, किससे किया था दोस्त, पहला जो इसका विवाह संबंध स्थापित किया, लिच्छवी के राजा कौन थे, चेतक थे। शासक कौन थे, चेतक थे। उसके पुत्री का क्या नाम था, चेलना था। चेलना से इन्होंने क्या किया, अपना विवाह संबंध स्थापित किया था, विवाह किया। किसने, बिंबिसार ने पहला जो विवाह किया था किससे किया था, चेलना से किया था। जो चेतक की पुत्री थी, क्या थी, लिच्छवी का जो गणराज का जो शासक थे, राजा थे चेतक, उनकी ये क्या थी, चेलना पुत्री थी। और बिंबिसार, यहाँ पे देखिए, बिंबिसार और चेलना से क्या होता है, 2 पुत्र प्राप्त होता है। कितना पुत्र, 2 पुत्र की प्राप्ति होता है। कौन कौन, आपका पहला हल, कौन, हल, और दूसरा क्या होता है, बेहल। क्या होता है, हल और बेहल, 2 पुत्र होता है। किससे, बिंबिसार और चेलना से। जो पहला शादी किए थे बिंबिसार, किससे, आपका चेतक की पुत्री चेलना से किए थे। इससे 2 पुत्र की प्राप्ति होता है, हल और बेहल। कौन सा, हल और बेहल, 2 पुत्र होता है। जिसको क्या कहते हैं, बिंबिसार ने शेरनाग हाथी और मोतियों का हार उपहार के तौर पे दोनों पुत्र को देते हैं। इस सबके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। शेरनाग हाथी के कारण ही एक क्या हुआ था, अजात शत्रु और आपका चेतक के बीच क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। लिच्छवी के साथ क्या किए थे, अजातशत्रु ने संघर्ष किया था। अजातशत्रु भी क्या है, आपका बिंबिसार के पुत्र है। इसके बारे में भी आप लोग को एक एक पॉइंट वाइज समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों हम लोगों ने पहला वैवाहिक संबंध देख लिया बिंबिसार का। दूसरा जो विवाह किए थे कौशल के, ये राजा कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशल्य या कौशल देवी। किससे, कौशल देवी से बिंबिसार ने क्या किया, दूसरा विवाह संबंध स्थापित किया।
किसके? कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, उनकी बहन कौन थी? कौशल्या देवी, कौशल देवी, जिससे बिंबिसार ने क्या किए? शादी की है। और बिंबिसार और कौशल देवी से क्या हुए? पुत्र जो हुए वो कौन से पुत्र हुए? आपका अजात शत्रु। कौन पुत्र हुए? अजात शत्रु। ये जो पुत्र प्राप्ति होता है अजात शत्रु, किससे? आपका बिंबिसार और कौशल देवी से अजात शत्रु क्या हुए? पुत्र हुए, जिसको का उत्तराधिकारी या क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किए? अजात शत्रु को। बिंबिसार ने किसको? अजात शत्रु को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए। एक किससे हुए थे? कौशल देवी और बिंबिसार के ये पुत्र थे। और जो तीसरा शादी करते हैं, तीसरा जो शादी का आपको मिलता है इतिहास में पढ़ने के लिए, वो वैशाली के नगर वधु अम्रपाली। किससे? अम्रपाली से ये तीसरा शादी करते हैं। ये अम्रपाली क्या थी? आपकी वैशाली की नगर वधु थी, जो इतनी सुंदर थी। ये एक क्या थी? डांसर थी, और इतनी सुंदर थी जिससे बिंबिसार ने क्या हुआ? मोहित हुए और इससे शादी कर लिया। और इससे जो पुत्र प्राप्त होते हैं, बिंबिसार और अम्रपाली से जो पुत्र प्राप्त होता है वो कौन होता है? जीवक होता है। क्या होता है? जीवक। क्या होता है? अम्रपाली और बिंबिसार से जीवक क्या होता है? पुत्र होता है। और जीवक को क्या कहते हैं? एक तक्षशिला। कहाँ पे? तक्षशिला ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिंबिसार भेजते हैं, जहाँ पे जीवक क्या कहते हैं? ज्ञान अध्ययन करके एक बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक होते हैं, जो बाद में जाके क्या होते हैं? बिंबिसार के राज दरबार वैध होते हैं। और क्या होता है? जब राज दरबार ये वैध होते हैं तो अवंती, यहाँ पे आप लोग आगे पढ़ाऊंगा, अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रघोट की क्या होती है? एक पर तबीयत खराब होती है। इनको पांडु रोग हो जाता है। किनको? चंद्रप्रघोट को, यानी पीलिया रोग होता है, जिसका इलाज करने के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजते हैं। जिनका इलाज करने के लिए क्या कहते हैं? बिंबिसार ने चंद्रप्रघोट के पास किसको भेजते हैं? जीवक को भेजते हैं, जहाँ पे जीवक जाके क्या कहते हैं? चंद्रप्रघोट की इलाज करते हैं, और उनका तबीयत क्या होता है? सही हो जाता है। क्या हो जाता है? सही हो जाता है। बिंबिसार ने क्या किए थे? बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म को क्या किया था? ग्रहण किया था। किसने? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार की मृत्यु कब हो जाती है? बिंबिसार की मृत्यु आपकी 493 ईसा पूर्व में हो जाती है। यानी कैसे होती है? ये भी कहा जाता है कि बिंबिसार की मृत्यु किसने किया था? इनका जो पुत्र उत्तराधिकारी पुत्र था अजात शत्रु, इसने क्या किया था? बंदी बना लिया था, और बंदी बना के कारागार में डाल दिया था, जहाँ पे तबीयत खराब होने की वजह से उनकी क्या हुआ? मृत्यु हो गया था। लेकिन ये भी कहा जाता है कहीं कि अजात शत्रु ने क्या किया था? कि बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, जिस कारण बिंबिसार को प्रथम पितृ हंता के नाम से भी जानते हैं। अजात शत्रु को प्रथम पितृ हंता, क्या? प्रथम पितृ हंता के नाम से जाना जाता है। आदि हर्यक वंश को, किसको? हर्यक वंश को
पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। पितृहंता किस नाम से जाना जाता है? पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। किसको? आपको हर्यक वंश को जाना जाता है। ये 52 वर्ष तक बिंबिसार ने 52 वर्ष तक क्या किया? शासन किया। कितने वर्ष तक? लंबे समय तक बिंबिसार ने क्या किया था? शासन किया था। तो बिंबिसार के बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। दूसरा जो राजा हुआ था वो कौन सा हुआ था? इसका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु। तो इसको भी संक्षेप में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा राजा कौन सा हुआ था? अजातशत्रु। अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पे बैठा था। अजातशत्रु का जो शासन काल था आपका 492 ईसा पूर्व से कितना? 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक, 460 ईसा पूर्व तक था। कितना से कितना तक था? 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक किसका शासन था? आपका अजातशत्रु का शासन काल था। किसका दोस्तों? अजातशत्रु को। इसको क्या कहा जाता था? पितृहंता। अजातशत्रु को क्या कहा जाता था? पिता की हत्या करने वाला यानी पितृहंता कहता था। इतिहास में यह प्रथम पितृहंता शासक है, पिता का हत्या करने वाला ये प्रथम शासक है। ये क्या था? आपका किसका पुत्र था? आपको बता दिए कि आपका कौशल देवी का क्या था? पुत्र था। यानी ये क्या हुआ आपका? जब बिंबिसार का होता है, बिंबिसार की हत्या मृत्यु हो जाती है तो इसकी खबर किसको मिलती है? आपको कौशल देवी को। किसको मिलती है? कौशल देवी। किसको मालूम चलती है? कौशल देवी को मालूम चलता है। किसकी? कि बिंबिसार ने क्या किया? बिंबिसार की हत्या हो गई। तो बिंबिसार के वियोग में क्या होता है? कौशल देवी की भी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? कौशल देवी की मृत्यु हो जाती है। कौशल देवी कौन थी? आपकी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौन थी? प्रसेनजीत की बहन थी। तो प्रसेनजीत को इसकी जानकारी क्या होता है कि मेरी बहन की क्या है? हत्या हो गया है। तो ये जो दहेज में जब शादी हुआ था बिंबिसार का कौशल देवी से, तो दहेज के रूप में प्रसेनजीत ने काशी दिया था। क्या दिया था? काशी को दहेज के रूप में दिया था, जो इतिहास में प्रथम दहेज के रूप में माना जाता है। तो काशी को क्या किया था? प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दिया था। तो जब मालूम चलता है कि मेरे बहनोई की हत्या कर दिया मेरा भगना ही, यानी मेरे बहनोई की हत्या हो गई और मेरी बहन भी उसके वियोग में मर गई, तो काशी को क्या कहते हैं? वापस ले लेता है। कौन? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत क्या कहते हैं कि काशी को वापस ले लेते हैं। किसको वापस ले लेते हैं दोस्तों? काशी को वापस ले लेते हैं। जब इसका मालूम किसको चलता है? इस बात की जानकारी अजातशत्रु को होता है। किसको होता है इस बात की जानकारी कि प्रसेनजीत ने क्या किया? काशी को वापस ले लिए। तो क्या कहता है? अजातशत्रु ने प्रसेनजीत पे क्या कहता है? चढ़ाई कर देता है, जिसमें आपका अजातशत्रु विजयी होता है और प्रसेनजीत क्या होता है? इसमें हार जाता है। क्या होता है? प्रसेनजीत इसमें हार जाता है। दोस्तों पुनः दूसरी बार आपका अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है, लड़ाई होता है, जिसमें क्या होता है? प्रसेनजीत विजयी होता है, जीत जाता है, और अजातशत्रु क्या होता है? इसमें हार जाता है। प्रसेनजीत क्या कहता है? अजातशत्रु को बंदी बना के कारागार में डाल देता है। कहाँ डाल देता है? कारागार में कैद कर लेता है, डाल देता है। और प्रसेनजीत यहाँ पे कहानी के तौर पर आप लोग समझिए, प्रसेनजीत की एक पुत्री होती है जिसका नाम क्या होता है? वजीरा होता है। जिसका नाम क्या होता है? वजीरा होता है। तो आप लोग एक पिक्चर आई थी मोहरा। कौन सी पिक्चर आई थी? मोहरा आई थी, जिसमें सुनील सेठी क्या थे? आपके जेल में कैद थे, और जेलर की बेटी थी, जहाँ पे वो भ्रमण करने गई थी जेल में। वहाँ पे बदमाशों ने क्या किया था? अटैक किया था। तो यहाँ पे एक समझिए कि प्रसेनजीत क्या किया था? अजातशत्रु को, किसको? अजातशत्रु
अजातशत्रु को क्या किया था, कैद किया था। तो कैद किया था तो हो सकता है वजीरा भ्रमण कर रही होगी या घूम रही होगी। तो उसी समय क्या होता है, अजातशत्रु को वजीरा से प्रेम प्रसंग हो जाता है। यानी दोनों में क्या होता है, प्रेम प्रसंग होता है। जिसकी जानकारी किसको होता है, प्रसेनजीत को होता है। किस उसकी जानकारी क्या होता है कि वजीरा और अजातशत्रु में प्रेम प्रसंग चल रहा थे। इसकी जानकारी जब प्रसेनजीत को होती है तो प्रसेनजीत ने एक संधि के तौर पे क्या कहते हैं, वजीरा की शादी अजातशत्रु से कर देता है। और एक काशी, जिसके लिए एक संघर्ष हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, काशी को उपहार के तौर पे अजातशत्रु को, किसको, अजातशत्रु को क्या कहता है, पुनः वापस कर देता है। क्या कहता है, वापस कर देता है। तो अजातशत्रु को देखिए, जो इनके पिता वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे लिच्छवी से और कौशल से, दोनों से क्या कहते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं। क्या कहते हैं, दोनों से ये संघर्ष करते हैं। अजातशत्रु तो पहला आपको बता दिए कि प्रसेनजीत से काशी के लिए क्या किए, लड़ाई किए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अजातशत्रु ने आगे चल के जो शेनाग हाथी था, क्या था, शेनाग हाथी था, क्या था दोस्तों, शेनाग जो हाथी था, जिसको उपहार के तौर पे क्या किए थे, आपको दिए थे, किसको, हल और बेहल। जो पुत्र था हल और बेहल, बेहल को क्या किए थे, ये दिए थे, क्या, उपहार के तौर पे शेनाग हाथी, शेनाग हाथी को क्या कहते, उपहार के। ये क्या कहता था, हाथी जो था अपने सूर में इत्र को भर के स्त्रियों के ऊपर क्या कहता था, फुहारा देता था, जो बहुत ही देखने में सुंदर लगता था। जिससे क्या था, ये प्राप्त करना चाहता था, शेनाग हाथी को अजातशत्रु क्या करना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था। तो हल और बेहल को बोला कि पिताजी ने जो हाथी तुमको दिए वो मुझे वापस कर दो। तो हल और बेहल ने कहा कि अपने नाना चेतक, अपने नाना चेतक, इनके नाना कौन थे, चेतक थे, अपने नाना चेतक की सूचना दी। क्या किए, नाना चेतक को इसकी क्या सूचना दिए। जिससे क्या हुआ था, संघर्ष हुआ दोनों के बीच में, चेतक और अजातशत्रु के बीच में संघर्ष हुआ। इसके विस्तृत जानकारी आपको मैं इसी क्लास में आगे बताऊंगा। इन दोनों के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। किस लिए, शेनाग हाथी के वजह से ही क्या होता है, संघर्ष होता है। अजातशत्रु के ही शासन काल में, अजातशत्रु के ही शासन काल में प्रथम का दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति हुए थे। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था, अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। कहाँ हुआ, राजगीर। कहाँ हुआ तो दोस्तों, राजगीर सप्तकर्णी गुफा में, सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। कहाँ हुआ था, तो राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। दोस्तों ये अजातशत्रु 32 वर्ष तक क्या करता है, शासन करता है। अर्थात 492 ईसा पूर्व से आपका, ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व, अर्थात 32 वर्ष तक का किया ये शासन के। इसके बाद इसके जो पिता होता है उदयन, इसका जो पिता का, इसका जो पुत्र होता है उदयन, कौन होता है, अजातशत्रु के पुत्र, क्या कहता है, अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पे बैठता है। तो उदयन के बारे में हम लोग देखेंगे, जो भी संक्षिप्त जानकारी होगा आपको दे देंगे। विस्तृत जानकारी इसी वीडियो में एक एक करके पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। एक क्या कहता है उदयन, अजातशत्रु अपने पिता अजातशत्रु की क्या कहता है, हत्या कर देता है और हत्या करके सिंहासन पे बैठता है, गद्दी पे बैठता है। इसके जो माता का नाम रहता है उदयन की माता का क्या नाम है, आपका पद्मावती नाम है, पद्मावती इसके माता का नाम रहता है। किसके माता का नाम, उदयन की माता का नाम क्या रहता है, पद्मावती रहता है। उदयन ने क्या कहता है, एक नगर बसाता है, पाटलिपुत्र नामक नगर, जिसको कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं, पाटलिपुत्र नगर। यहाँ पे आ जाए एग्जाम में, पाटलिपुत्र
पुत्र नगर। नगर किसने बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था? उदयन। उदयन ने कौन से नगर को बसाया था? पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। इसको कुसुमपुर के भी नाम से जानते हैं। तो उदयन ने क्या कहता है कि राजगीर से, क्या कहते हैं, राजधानी को, नगर बसाता है पाटलिपुत्र, और राजधानी राजगीर से क्या कहता है, पाटलिपुत्र स्थानांतरित करके राजधानी को बनाता है। क्या कहता है? पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं? राजगीर से राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ पे बनाता है दोस्तों? पाटलिपुत्र बनाता है। क्या किसने? उदयन ने। उदयन की हत्या कौन कर देता है? उदयन की हत्या, क्या दोस्तों? उदयन की हत्या अवंती के गुप्तचर, अवंती के जो गुप्तचर होते हैं उदयन की क्या कहते हैं? हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उदयन की हत्या कर देते हैं। आपका उदयन के जो शासन, उदयन के क्या होते हैं? 3 पुत्र होते हैं। कौन कौन से? उदयन के 3 पुत्र। उदयन के आगे हम बताएंगे सबके बारे में। उदयन के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। कौन कौन सा? अनिरुद्ध। कौन कौन से? अनिरुद्ध था, मुंडक था। कौन था दोस्तों? आपका अनिरुद्ध था, आपका मुंडा था। कौन था? मुंडा था। और कौन था? नागदशक था। ये तीनों ने सम्मिलित रूप से क्या कहता है? शासन कहता है। कब से? 445 ईसा पूर्व से लेके आपका 412 ईसा पूर्व तक क्या कहता है? तीनों सम्मिलित रूप से। कौन? अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक, तीनों सम्मिलित रूप से क्या कहता है? शासन कहता है। ये जो नागदशक है आपका, नागदशक, ये अंतिम क्या होता है? अंतिम शासक। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका नागदशक था। कौन था? नागदशक। नागदशक को दशक के नाम से भी जानते हैं। नागदशक का दूसरा क्या नाम था? दशक नाम था। तो अंतिम शासक कौन था? आपका नागदशक था। एक क्या था? एक विलासी, आलसी टाइप का राजा था। नागदशक क्या था? एकदम ऐशो आराम करने वाला, एकदम विलासी, आलसी टाइप का राजा था, जिससे क्या हुआ? प्रजा के बीच में असंतोष फैला और इसकी हत्या इसी की प्रधानमंत्री शिशुनाग क्या कहता है? शिशुनाग क्या रहता है? आपका नागदशक का प्रधानमंत्री होता है। जब राज्य में क्या होता है? प्रजा के बीच में असंतोष फैलता है इसके आलस्यमय और विलासी के कारण, तो नागदशक ने क्या कहता है? इसकी हत्या कर देता है। नागदशक की हत्या कौन कर देता है? शिशुनाग क्या रहता है? इसका प्रधानमंत्री रहता है और नागदशक की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद क्या कहता है? ये अपना एक शिशुनाग वंश की स्थापना कहता है। क्या कहता है? शिशुनाग वंश की स्थापना कहता है। तो यहाँ पे अगर प्रश्न आए कि अंतिम राजा कौन था, तो नागदशक था। नागदशक की हत्या किसने किया? तो शिशुनाग ने किया था। तो दोस्तों ये तो संक्षिप्त जानकारी था। हम एक एक करके देखते हैं। सभी जो राजा था, बिंबिसार, अजातशत्रु और आपका उदयन के बारे में एक एक करके हम लोग क्लास कर लेते हैं। सभी की जानकारी, हर एक वंश का आपका संपूर्ण क्लास एक इसी क्लास में करवा देंगे। एक ही क्लास में हम कंप्लीट करते हैं। बाद में देखिए, हर एक वंश जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इन लोगों का क्या रहा? शासन रहा। मगध पे इन लोगों का शासन कब से कब तक रहा? 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर एक वंश के शासकों का शासन रहा। कहाँ पे? मगध पे। चलिए देखते हैं आगे। हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हर एक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार के बारे में पूरा कहानी आपको बता दी कि बिंबिसार कैसे गद्दी पे बैठा, बिंबिसार का पिता का क्या नाम था और
पिता ने क्या किया, किसको हत्या करके इनको गद्दी पे बैठाया, वो सब बता दिए आपको। ठीक है। बिंबिसार के पिता का नाम क्या था, महीय था। महीय ने परघोट की हत्या करके बिंबिसार को गद्दी पे बैठाया था। तो हरेक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना 545 ईसा पूर्व में की थी। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि हरेक वंश की स्थापना किसने किया था, तो बिंबिसार ने किया था। और कब किया था, तो 545 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना किया था। आगे देखिए, बिंबिसार ने महज 13 वर्ष की आयु में, बिंबिसार ने महज 13 वर्ष की आयु में गद्दी विराजमान होता है। यानी बिंबिसार को कितने वर्ष की आयु में मगध की गद्दी प्राप्त हो जाता है, तो मात्र 13 वर्ष की, 13 ईयर्स का जब बिंबिसार रहता है, उसी समय क्या कहते हैं, इनके पिता ने परघोट को क्या कहते हैं, हत्या कर देता है। अपने पुत्र बिंबिसार को 13 वर्ष की आयु में ही क्या कहते हैं, मगध की गद्दी पे बैठा देता है, अर्थात गद्दी को संभालता है। बिंबिसार ने कितने वर्ष की आयु में गद्दी को संभालता है, 13 वर्ष की आयु में ही क्या कहता है, गद्दी को संभालता है। आगे देखेंगे, बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार को क्या है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, बिंबिसार ने गिरिव्रज, गिरिव्रज का नाम क्या है, राजगीर, यानी बिंबिसार ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। बिंबिसार ने किसको राजधानी बनाई, तो राजगीर को, राजगीर को क्या किया, अपनी राजधानी बनाई, जिसको गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। यह राजधानी दुर्ग राजधानी था, अर्थात ये 5 पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र था। ये जो राजगीर है, आपको पहले क्लास करवाए थे, उसमें भी बताए थे कि राजगीर क्या था, 5 पर्वतों से घिरा हुआ था। तो वही क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। ये राजधानी दुर्ग राजधानी था। कैसा राजधानी था, दुर्ग राजधानी था, अर्थात दुर्ग का मतलब क्या होता है, 5 पहाड़ियों से, 5 पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र था आपका राजगीर। आगे देखते हैं, बिंबिसार कौशल के प्रसन्नजीत, वंटी के चंद्र परघोट और महात्मा बुद्ध के समकालीन था। ये किसके समकालीन था, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि बिंबिसार किसके समकालीन था, तो ये आपका कौशल के जो प्रसन्नजीत, अवंती के चंद्र परघोट और महात्मा बुद्ध, यानी ये बिंबिसार के समय ये तीनों लोग थे। समकालीन का मतलब क्या होता है कि उनके बराबर वो थे, यानी इनका जो उम्र था और उन लोगों का उम्र था, यानी इनके समय में ये तीनों लोग थे। इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है कि ये बिंबिसार, ये तीनों लोग के क्या थे, समकालीन थे। आगे देखते हैं, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु भी महात्मा बुद्ध के समकालीन था, यानी महात्मा बुद्ध, इसके जो पुत्र थे अजातशत्रु, उस समय भी महात्मा बुद्ध थे। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु। बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था, अजातशत्रु, जो क्या था, महात्मा बुद्ध के समकालीन था। क्या था, समकालीन था। आगे देखेंगे, इस वंश यानी हरेक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। आपको शुरू में ही बताए थे कि यहाँ पे 3 राजा हुए थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ये तीनों ने क्या किए, अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे, जिस कारण इस वंश को क्या कहा गया, पितृहंस वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि पितृहंता वंश के नाम से कौन से वंश को जाना जाता है, तो आप क्या उत्तर दीजिएगा, हर्यक वंश। कौन से वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस वंश के जितने भी शासक हुए सभी ने अपने पिता की हत्या की और हत्या के उपरांत ही गद्दी पे बैठा, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, प्रथम पितृहंता, यानी पितृ मतलब पिता और हंता मतलब हत्या। पितृहंता का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पितृ का मतलब क्या होता है, पिता होता है, और हंता का मतलब क्या होता है, हत्या होता है। यानी पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं,
पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहते हैं। तो प्रथम पितृहंता शासक अजातशत्रु को कहते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि प्रथम पितृहंता शासक कौन है, तो अजातशत्रु है। कौन है? अजातशत्रु है। तो ये तो थोड़ा सा सारांश था। आगे हम सभी राजाओं के बारे में देखेंगे, कौन से राजा ने कौन सा कार्य किया, क्या उनका उल्लेख रहा, क्या वर्णन है, सभी के बारे में एक एक करके बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहिए, जिससे हमें क्या होगा, एक नया उत्साह मिलेगा, मोटिवेशन हमको मिलेगा, उत्साह होगा, जिससे आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करेंगे। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल से नए जुड़े, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, इस वंश यानी हर एक वंश के शासकों का वर्णन इस प्रकार है। यानी 3 शासक हुए आपका, कौन सा? बिंबिसार। कौन सा? बिंबिसार। दूसरा आपका अजातशत्रु, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अजातशत्रु। तीसरा आपका उदयन था। तीसरा कौन था आपका? उदयन था। ये क्या है आपका शासकों का क्या है, वर्णन है। कितने शासक हुए? 3 शासक हुए, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग एक एक करके तीनों शासक के बारे में देखेंगे। एक क्लास तो नहीं, इसका 2 या 3 क्लास करके आपको बता देंगे। एक एक क्लास में एक शासक के बारे में आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को अच्छे से स्टडी करने में आसानी होगा। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा? बिंबिसार। बिंबिसार का जो शासन काल रहा आपका 545 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। कितना रहा बिंबिसार का? आपका 545 ईसा पूर्व से कब तक शासन किया है? 492 ईसा पूर्व तक उन्होंने क्या किए हैं? शासन किए हैं। तो देखते हैं बिंबिसार के बारे में दोस्तों। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। बिंबिसार कैसा था? एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। बिंबिसार ने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया। बिंबिसार ने क्या किया? जितने भी राजवंश थे सबसे क्या किए? वैवाहिक संबंध स्थापित किया, अर्थात शादी करना शुरू किया। अपना शादी किया, बेटा का भी शादी किया। आगे आप लोग को बताएंगे। एक क्या किया? शादी करके अपना क्या किया? जो भी राज था उसको राज को फैलाया। ये बिंबिसार ने किस किस से कहा शादी किया, सब आगे आप लोग को बताएंगे। आप लोग बने रहिए क्लास में। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? बिंबिसार ने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज को फैलाया। अपना उसका जो राज का क्षेत्र था, शादी किया। तो जब शादी करेगा तो ऑटोमेटिक वहां तक क्या होगा? उसका क्षेत्र फैल जाएगा। जब संबंध स्थापित होगा तो नजदीकी बढ़ेगी और वहां तक अपना राज का क्षेत्र क्या करेगा? ये फैला लेगा। आगे देखिए, इसने सबसे पहले लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बिंबिसार ने क्या किया कि सबसे पहले लिच्छवी गणराज्य के शासक जो चेतक था, उसके जो पुत्री का नाम था, पुत्री कौन थी? चेलना थी। एक लिच्छवी गणराज्य के जो शासक था चेतक, उसकी पुत्री का क्या नाम था? चेलना था। क्या नाम था? चेलना। सबसे पहले ने क्या किया? चेतक की पुत्री चेलना से क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किया। किसने? बिंबिसार ने। लिच्छवी गणराज्य के क्या था? चेतक शासक था और उसकी पुत्री का क्या नाम था? चेलना था, जिससे बिंबिसार ने सबसे पहले क्या किया? शादी किया। आगे देखिए, दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल राजा परसेनजीत। जो कौशल के राजा कौन था? परसेनजीत था। उनकी बहन महाकौशल, चाहे कौशल देवी, दोनों नाम है। क्या है? महाकौशल और कौशल देवी के साथ विवाह स्थापित किया। पहला किससे? आपका लिच्छवी गणराज्य चेतक के बहन चेलना। यहाँ पे 1 नंबर में देखिए, आप लोग लिखिए। पहला चेतक का राजा था, आपका लिच्छवी गणराज्य का शासक था। इसकी बहन का क्या नाम था? चेलना था। चेलना से शादी किया। दूसरा शादी आपका कौशल के परसेनजीत की बहन कौन थी? आपका
महाकौशल, महाकौशल या कौशल देवी, या क्या कह सकते हैं, कौशल देवी। इससे दूसरा शादी वैवाहिक संबंध का किया, स्थापित किया। यानी पहला शादी किससे किया, चलना से। दूसरा शादी किससे किया, महाकौशल या कौशल देवी कह सकते हैं। इन दोनों राज्य के साथ क्या किया, शादी करके अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपने राज्य को फैलाया। आगे देखिए नोट में 1 में, इस विवाह में बिंबिसार ने दहेज में काशी मिला। यानी जो ये विवाह किया कौशल के राजा प्रसेनजीत के बहन कौशल देवी से, तो इस विवाह में बिंबिसार को क्या मिला, दहेज में काशी मिल गया। पूरा ले जाओ काशी, दहेज में काशी दे दिया गया बिंबिसार को। इसे इतिहास में दहेज का प्रथम उदाहरण माना जाता है। आज जो दहेज प्रथा पे सरकार बहुत सारे कानून बनाए हैं और जागरूकता भी फैलाता है कि दहेज अपराध है। वास्तव में दहेज अपराध है, दहेज नहीं लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहला यहाँ पे देखिए दहेज का जो प्रमाण मिलता है आपको बिंबिसार के समय मिलता है। बिंबिसार को दहेज के रूप में प्रसेनजीत ने क्या किए थे, काशी को दिए थे। प्रसेनजीत के बहन से बिंबिसार ने कौशल देवी से क्या किया, शादी किया। तो प्रसेनजीत ने क्या किए कि काशी को ही दहेज में दे दिए। किसको, बिंबिसार को। तो नोट में यहाँ पे देखिए इसे इतिहास में दहेज का प्रथम उदाहरण माना जाता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि इतिहास में दहेज का प्रथम उदाहरण, यानी इतिहास में प्रथम दहेज किसको मिला था, तो बिंबिसार को मिला था। क्या मिला था, तो काशी मिला था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं तीसरा वैवाहिक संबंध, भद्रया मुद्रा देश, पंजाब। भद्रया मुद्रा किसको कहते थे, पंजाब को कहते थे। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि तीसरा वैवाहिक संबंध भद्रया मुद्रा देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया। यानी तीसरा जो वैवाहिक संबंध किसके साथ किया, आपको भद्र देश के राजकुमारी क्षेमा, कौन सा, क्षेमा से स्थापित किया। 3 शादी इन्होंने अभी तक आपको बताया। पहला किससे, चलना से। किससे किया है पहला शादी आपका, चलना से पहला शादी, चलना से। चलना कौन थी, चेतक की पुत्री थी। चलना कौन थी, चेतक की पुत्री थी। दूसरा शादी किससे किए, कौशल देवी से। किससे, कौशल देवी से, जो क्या थी, प्रसेनजीत की बहन थी। कौन थी, प्रसेनजीत की बहन थी। तीसरा शादी किससे, क्षेमा से। किससे कहता है, क्षेमा से। तीसरा शादी किससे कहता है, क्षेमा से, जो क्या थी, पंजाब की राजकुमारी थी। यानी भद्र या मुद्रा देश की क्या थी, राजकुमारी थी। तो अभी तक बिंबिसार ने कितने शादी कर चुका है, 3 शादी कर चुका है। और ये आपका शादी करेगा किससे, नरबधु जो थी आपका, वैशाली की नरबधु। बताइए आप लोग कमेंट करके कौन थी। आप लोगों को पिछले क्लास में आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग को हम लोग जब क्लास करवा रहे थे उस समय आप लोगों को हम बताए थे 12वीं क्लास में कि लिच्छवी की जो नरबधु कौन थी, अम्रपाली थी। कौन थी, अम्रपाली थी। 12वीं क्लास आप लोग नहीं की है तो जाके मेरे चैनल के प्ले लिस्ट से कीजिए। आप लोग एक क्लास शुरू से कीजिएगा, आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया था। ये अम्रपाली, ये आगे आप लोग को बताऊंगा कि अम्रपाली से भी क्या कहता है, बिंबिसार शादी कहता है। अम्रपाली क्या थी, आपकी एक बहुत ही सुंदर डांसर थी, नरबधु थी वैशाली की। और यह क्या थी, वेश्या थी। ये इतनी सुंदर थी कि बिंबिसार ने क्या हुआ, इससे मोहित हो गया। मोहित होने के उपरांत क्या किया, अम्रपाली से शादी किया। और अम्रपाली और बिंबिसार से एक पुत्र की प्राप्ति हुआ जिसका नाम क्या था, जीवक था। जिसका नाम क्या था, जीवक था। बिंबिसार ने क्या किया, जीवक को तक्षशिला में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा, जहां पे जीवक ने क्या किया, ज्ञान प्राप्त करके एक बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक और वैद्य बना। तो इसके बारे में आपको पहले भी हम बता चुके हैं। यहाँ भी आप लोग ये देख सकते हैं कि बिंबिसार ने अम्रपाली से भी क्या कहता है, शादी कहता है। आगे देखिए, बिंबिसार ने लगभग 500 विवाह किए थे। बिंबिसार ने कितने विवाह किए थे,
लगभग 500 विवाह किए थे। आगे देखिए, बिंबिसार ने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्र प्रद्योत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। इसने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करने के साथ साथ दोस्ताना संबंध भी बनाया और बना के अपने राज को फैलाया। तो वही आप लिखा हुआ है, बिंबिसार ने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्र प्रद्योत के साथ क्या किया, दोस्ताना संबंध बना लिया। यहाँ पे 3 से क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, तो कोई इस पे अटैक नहीं करेगा, मगर पे कोई आक्रमण नहीं करेगा। और जो अवंती के शक्तिशाली राजा थे आपका चंद्र प्रद्योत, उससे क्या किया, दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। तो जाहिर सी बात है, दोस्त दोस्त पे कोई सा भी साजिश और हमला नहीं करेगा। तो चारों तरफ से क्या कह रहा है कि अपने राज को फैला रहा है, कौन, बिंबिसार। दोस्तों आगे देखते हैं, अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया। क्या रोग हो गया, जो अवंती के राजा था चंद्र प्रद्योत, उसको पीलिया रोग यानी जॉन्डिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉन्डिस। अधिकतर लोगों में देखिएगा पानी की वजह से या कुछ दूषित खान पान से भी क्या होता है, पीलिया रोग हो जाता है। तो अवंती के राजा जो चंद्र प्रद्योत था, उसको क्या हुआ, पीलिया रोग अर्थात जॉन्डिस हो गया। ये बीमार पड़ा था, यानी पीलिया से क्या हुआ, चंद्र प्रद्योत जो अवंती के राजा था बीमार पड़ा। इस बात की जानकारी जब बिंबिसार को हुआ, तो इसने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत को पीलिया रोग की इलाज यानी पांडु रोग की इलाज करने के लिए भेजा। ये कौन था जीवक, बिंबिसार के पुत्र था, जो क्या था, राजवैद्य था। तो जब मालूम चलता है बिंबिसार को कि चंद्र प्रद्योत को क्या हो गया है, पांडु रोग हो गया यानी पीलिया रोग हो गया है, तो अपने पुत्र जीवक को क्या कहता है, इनके दरबार में इनका इलाज करने के लिए भेजता है। जीवक द्वारा इलाज करने के उपरांत चंद्र प्रद्योत सही हो गया। जीवक ने क्या किया, चंद्र प्रद्योत की इलाज किए, किसका, पांडु का, पीलिया रोग का, जॉन्डिस का। तो जीवक का, चंद्र प्रद्योत का हुआ, सही हो गया। विनय पिटक के अनुसार, किसके अनुसार, विनय पिटक के अनुसार चंद्र प्रद्योत बौद्ध धर्म को पालन करता था। चंद्र प्रद्योत किसको पालन करता था, बौद्ध धर्म को पालन करता था। किसके अनुसार मालूम पड़ता है, विनय पिटक के अनुसार। विनय पिटक के अनुसार चंद्र प्रद्योत क्या कहता है, बौद्ध धर्म को पालन करता है। इसने भगवान बुद्ध से मिला, जिसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। चंद्र प्रद्योत ने क्या किया, महात्मा बुद्ध यानी भगवान बुद्ध से क्या किया, मिला, मिलने के बाद क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो किससे हमको मालूम चलता है, विनय पिटक से मालूम चलता है। विनय पिटक के अनुसार चंद्र प्रद्योत बौद्ध धर्म को अपनाया था। आगे देखिए, इसने अंग का राजा बृहदत्त को पराजित कर, अंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाकर वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त करता है। यहाँ पे समझिए, इसने मतलब किसने, बिंबिसार ने अंग के राजा जो ब्रह्मदत्त होता है, अंग के राजा कौन होता है, ब्रह्मदत्त होता है। ब्रह्मदत्त को क्या कहते हैं, पराजित कर देता है। अब पराजित कर अंग को जीत लेता है। क्या कहता है, अंग को ये जीत लेता है। अंग को कैसे जीतता है, अंग के जो राजा है ब्रह्मदत्त को क्या कहता है, पराजित कर देता है और क्या कहता है, अंग को जीत लेता है। आपको अंग के बारे में भी हम पढ़ाए थे। अंग के कौन राजा थे, आपका अंग राजकुमार थे। तो यहाँ पे अंग के कौन सा राजा है, ब्रह्मदत्त है। ब्रह्मदत्त को किसने पराजित किया, बिंबिसार ने पराजित किया। अब पराजित करके अपने साम्राज्य में क्या किया, अंग को मिला लिया और मिला के वहां के जो उपराजा है किसको नियुक्त करता है, अपने पुत्र अजातशत्रु को। किसको, अजातशत्रु को। अजातशत्रु को यहाँ पे देखिए, अजातशत्रु को अंग का, किसका, अंग का उपराजा बना देता है। आगे देखिए दोस्तों, अजातशत्रु बिंबिसार और चेलना का पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था, बिंबिसार और चेलना किसका पुत्र था, बिंबिसार और चेलना का पुत्र था। और जीवक किसका पुत्र था, आपका अमरपाली और बिंबिसार।
किसका? चंद्रा का पुत्र अजातशत्रु आपका जीवक अमरपाली का पुत्र था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? अजातशत्रु बिंबिसार और चंद्रा का पुत्र था, परंतु कई अजातशत्रु का माता का नाम महाकौशल्या यानी महाकौशल्या यानी कौशल देवी बताया जाता है। क्या बताया जाता है? कौशल देवी भी बताया जाता है, लेकिन ये चंद्रा का पुत्र था। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। ये महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। आगे देखिए, विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी समान या ये कहिए कि सही गुणता थी। कौन? बिंबिसार किसका मित्र और संरक्षक था? ये बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। बिंबिसार ने विनय पिटक के अनुसार ही बिंबिसार क्या कहता है? महात्मा बुद्ध से मिलता है और मिलने के बाद क्या कहता है? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति यानी जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी एक समान रहता है, कोई सा भेदभाव नहीं करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार उसके पुत्र ने उसे ही बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां उसका 493 ईसा पूर्व में निधन हो गया। यानी बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार क्या कहता है? क्या है कि उसका पुत्र जो था अजातशत्रु, उसको क्या कहता है? बिंबिसार को बंदी बना लेता है और बंदी बना के एक कारागार यानी जेल में डाल देता है, जहां पर 493 ईसा पूर्व कितना? 493 ईसा पूर्व में क्या होता है? बिंबिसार का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अर्थात ये भी कहा जाता है कि बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। यानी ये भी कहीं आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि बिंबिसार की हत्या किसने किया? उसके पुत्र जो अजातशत्रु था उसने भी किया। और बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार क्या है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लेता है, बंदी बना लेता है और बंदी बना के कारागार में डाल लेता है, अर्थात जेल में डाल लेता है, जहाँ पे 493 ईस्वी में ईसा पूर्व में 493 ईसा पूर्व में क्या होता है? बिंबिसार की हत्या हो जाता है। आगे देखिए, बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था। यानी बिंबिसार ने क्या किया था? अपने पुत्र को, जो सबसे बड़ा पुत्र था कौन? अजातशत्रु दर्शक था, जिसको क्या किया था? उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया था, नियुक्त किया था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। भारतीय इतिहास में बिंबिसार वो प्रथम शासक था, प्रथम राजा था जिसने अस्थायी रूप से सेना रखी थी। अस्थायी सेना यानी परमानेंट। हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी होता है, तो एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। अस्थायी मतलब परमानेंट सर्विस, एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस। बहुत सारे लोग कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी करते होंगे, बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी करते थे, अस्थायी नौकरी करते। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है? अस्थायी सेना रखने वाला, भारतीय इतिहास में आपका अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? तो बिंबिसार था। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अस्थायी सेना रखने के कारण बिंबिसार को सैन्य भी कहा गया। यानी अस्थायी सेना जो बिंबिसार रखा था, जिस कारण बिंबिसार को क्या कहा गया? सैन्य कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? सैन्य कहा गया। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सैन्य किसको कहा गया है? तो बिंबिसार को कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो अस्थायी सेना रखने के कारण बिंबिसार को सैन्य कहा गया है। आगे देखते हैं, अर्थात ये अस्थायी सैनिक रखने वाला प्रथम शासक था, जिस कारण इसे सैन्य की उपाधि दिया गया। आगे देखिए, बिंबिसार ने राजकीय जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। जो इसका पुत्र था जीवक, किससे? अमरपाली से, और राजवैद्य था। तो जीवक को क्या किया? भगवान बुद्ध की सेवा के लिए, यानी जाओ, इन्होंने क्या किया कि भगवान बुद्ध की जाके सेवा करो। तो भगवान बुद्ध की सेवा करने के लिए क्या किया था? नियुक्त किया था। किसको? जीवक को।
आगे देखिए, इसने बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति किस शासक ने दिए थे, तो बिंबिसार ने दिए थे। बिंबिसार ने बौद्ध भिक्षु को क्या किया कि निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति प्रदान किया था। आगे देखते हैं दोस्त, इसने बौद्ध भिक्षुओं को क्या किया, निःशुल्क यात्रा की अनुमति प्रदान की है, जो आपको बता दे। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, जीवक था। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, तो जीवक था। बिंबिसार को पुराणों एवं बौद्ध ग्रंथों में श्रोणिक भी कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि बिंबिसार को पुराणों एवं बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है, तो श्रोणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रोणिक। क्या कहा जाता है दोस्तों, श्रोणिक कहा जाता है। किसमें, पुराण और बौद्धिक जो ग्रंथ है उसमें बिंबिसार को क्या कहा गया है, श्रोणिक कहा गया है। तो जो भी होगा आयोग या आयोग जो कहीं से भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, कैसा भी प्रश्न बना सकता है। तो आपको डीपली पढ़ना है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना है और एक एक पॉइंट को आप लोग अपने तरीके से नोट डाउन भी करते चलिएगा, नोट बनाते चलिएगा, जिससे आप लोग को स्टडी करने में बहुत ही आसानी होगी। और मेरे क्लास को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। आगे देखते हैं, बिंबिसार ने राजधानी राजगीर को बनाया। जो ऊपर ही शुरू में बता दिए थे कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो राजगीर बनाया था। कहाँ पे, राजगीर बनाया था, जो क्या था, एक दुर्ग था। दुर्ग का मतलब क्या होता है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, 5 कितने से, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। आगे देखते हैं, बिंबिसार ने 52 वर्ष तक लंबा शासन किया। बिंबिसार ने कितने वर्ष तक शासन किया था, 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार ने पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। बिंबिसार ने क्या किया था, पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। दुर्ग का निर्माण इसलिए करवाया था क्योंकि यह आसानी से व्यापार कर सके। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि बिंबिसार ने दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया था, तो बिंबिसार ने दुर्ग का निर्माण एक पाटलिपुत्र में करवाया था। क्यों करवाया था, क्योंकि वो आसानी से व्यापार कर सके, इसलिए बिंबिसार ने क्या करवाया था, पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण कर। शत्रु, अजातशत्रु का शासनकाल क्या है, 492 ईसा पूर्व से आपका 460 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु का शासनकाल अगर पूछ दे तो क्या है, अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है। यहाँ पे देखते हैं पॉइंट वाइज एक एक करके देखते हैं। बिंबिसार के बाद हर एक वंश के गद्दी यानी मगध के सिंहासन पर अजातशत्रु बैठता है। कौन बैठता है दोस्तों, अजातशत्रु बैठता है। आगे देखेंगे, अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था, तो कुनिक था। अर्थात इसके बचपन का नाम क्या था, कुनिक था। इसके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, कुनिक था। इसके आगे देखते हैं, इसको लिच्छवी दोहित्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से भी जाना जाता है, इसका बचपन का क्या नाम था, कुनिक था। क्या नाम था, अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि अजातशत्रु का बचपन का नाम क्या था, कुनिक था। और इसको किस और नाम से जाना जाता है, तो दोहित के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, दोहित के नाम से, या आप दोहित्र भी कह सकते हैं, दोहित्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अपने पिता का क्या किया था, हत्या करके गद्दी पे बैठा था, जिस कारण इसको दोहित या दोहित्र के नाम से भी क्या जाना जाता है। बचपन का नाम क्या था, कुनिक था। इसको दोहित पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी दोहित पुत्र के नाम आपको बता दिए कि पिता की हत्या करने के उपरांत ही ये क्या किया था, गद्दी पे बैठा था, जिस कारण इसको वेदिही पुत्र के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, वेदी पुत्र के नाम से भी इसको क्या कहते हैं, जानते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि इसको वेदिही पुत्र के नाम से भी जानते हैं। अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितना है,
यहाँ पे एक एक करके आपको बता देते हैं। इसका बचपन के नाम क्या है? कनिक है। इसका बचपन के नाम क्या है? कनिक है। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको दोहित या दोहित्र नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? वैदिही कहा जाता है, या इसको और क्या? पितृहंता का प्रथम पितृहंता के नाम से भी क्या कहते हैं? जानते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है। इतने नाम से किसको? अजातशत्रु को हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे पूछता है कि प्रथम पितृहंता वंश कौन सा है, तो आपका हरेक वंश है। प्रथम पितृहंता किसको जाना जाता है? तो अजातशत्रु को जाना जाता है। अजातशत्रु के बचपन का क्या नाम था? तो कनिक नाम था। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। इसकी माता महाकौशल्या थी। इसकी माता कौन थी? महाकौशल्या। आपको बता दिए कि चिलना को भी इसकी माता कहीं के मिलता है, कहीं के महाकौशल्या यानी कौशल देवी को भी मानते हैं। तो अगर प्रश्न आए जहाँ पे जो भी ऑप्शन आए उसको आप लोग टिक अप कर दीजिएगा। महाकौशल्या को बिंबिसार की मृत्यु के बाद में पता चला महाकौशल्या जो इनकी पत्नी थी क्या थी? आपका प्रसेनजीत की बहन थी, जिसको क्या शादी जिससे किया था बिंबिसार ने। तो महाकौशल्या ने कौशल देवी को पता चलता है कि बिंबिसार का क्या हुआ? मृत्यु हो गया, जिसके तुरंत बाद गम में महाकौशल्या भी मृत्यु अपने पति के वियोग में हो जाता है। यानी महाकौशल्या का क्या हो जाता है? मृत्यु, यानी अपना प्राण त्याग देती है। मृत्यु हो जाता है किसको? महाकौशल्या को, यानी कौशल देवी को मृत्यु हो जाता है जब इसको मालूम चलता है कि बिंबिसार की मृत्यु हो गया। आगे देखते हैं। जिसके बाद प्रसेनजीत ने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया। जिसके बाद प्रसेनजीत ने क्या किया था? काशी को जो दहेज के रूप में बिंबिसार को दिया था, तो वो देखा कि अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दिया और मेरी बहन भी उसके वियोग में क्या हो मर गई। जिस कारण प्रसेनजीत ने क्या किया? आक्रमण किया, चढ़ाई किया काशी पे, और काशी को क्या किया? अपने अधिकार में पुनः कर लिया। आगे देखते हैं। जिसकी जानकारी अजातशत्रु को हुआ, तो इसकी जानकारी क्या हुआ? अजातशत्रु को हुआ, तो अजातशत्रु ने कौशल पर चढ़ाई कर दिया। और इसकी जानकारी क्या हुआ कि प्रसेनजीत ने क्या किया? जो काशी को दहेज में दिए थे उसको क्या किया? अधिकार में कर लिए। तो अजातशत्रु ने क्या किया? कौशल पे चढ़ाई कर दिया, जिससे प्रसेनजीत और अजातशत्रु दोनों के बीच क्या हुआ? संघर्ष हुआ, लड़ाई हुआ। और इस दोनों के बीच में क्या हुआ? लड़ाई होता है दोस्त, जिसमें अजातशत्रु जीत जाता है। जिसमें अजातशत्रु का क्या होता है? जीत जाता है, अजातशत्रु विजय होता है और प्रसेनजीत को हार का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक कहानी की तरह आप लोग पढ़िए। आप लोग को ऐसे ही कहानी के रूप में याद हो जाएगा। आप लोग को ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। यहाँ पे एक एक पॉइंट ऐसे आपको बताएंगे कि कहानी की तरह आपको पढ़ते समय ही याद हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लिए कि क्या हुआ? प्रसेनजीत ने जब बिंबिसार की मृत्यु होता है तो प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी उसके गम में अपना प्राण त्याग देती है, वो भी मर जाती है। जिस कारण क्या कहते हैं? जो दहेज में कौशल को प्रसेनजीत ने दिए थे उस पर क्या कहते हैं? अधिकार कर लेते हैं। जिसकी जानकारी किसको होता है? अजातशत्रु को होता है। तो अजातशत्रु ने क्या कहता है? कौशल पे चढ़ाई कर देता है, जिसमें अजातशत्रु प्रसेनजीत को क्या कहता है? हरा देता है और वो विजयी होता है। आगे देखिए। दूसरी बार पुनः अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच क्या हुआ? लड़ाई हुआ, संघर्ष हुआ, जिसमें प्रसेनजीत क्या हुआ? जीत गया। प्रथम बार जो लड़ाई हुआ था उसमें प्रसेनजीत ने क्या हुआ था? हार का सामना करना पड़ा था प्रसेनजीत को, और अजातशत्रु विजयी हुआ था। लेकिन दूसरी बार जब लड़ाई हुआ दोनों के बीच में, अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच में, तो उसमें क्या हुआ? अजातशत्रु को हार का सामना करना पड़ा और प्रसेनजीत क्या हुआ? उसमें जीत गया और अजातशत्रु को हार का सामना करना पड़ा, जो आपको बता दिए। जिसके बाद प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को कैद कर लिया। उसके बाद प्रसेनजीत ने क्या किया? अजातशत्रु को क्या कहता है? कैद कर लेता है।
इतना आप लोग समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे देखते हैं। प्रसेनजीत के पुत्री का नाम वजीरा था। प्रसेनजीत का पुत्री का नाम क्या था? वजीरा। क्या था दोस्तों? वजीरा था। प्रसेनजीत के पुत्री का नाम क्या था? वजीरा था। इसके कहानी आपको अभी बता रहा हूं दोस्तों। एक क्या किया प्रसेनजीत ने और अजातशत्रु के बीच में दूसरी बार क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था, जिसमें प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को क्या किया था? अजात शत्रु को क्या किया था? कैद कर लिया था। तो ये क्या था? कारागार में कैद था, जेल में बंद था। और प्रसेनजीत के पुत्री का क्या नाम था? वजीरा था। क्या नाम था? वजीरा था। अब जाहिर सी बात है कि जब कैद है तो वजीरा वहां पे घूम रही थी, तो वजीरा से क्या हो जाता है? इसका अजातशत्रु का प्रेम हो जाता है। और प्रेम होता है तो क्या होता है? बाद में शादी भी हो जाता है, जो यहाँ पे आप लोग एक एक करके आप लोग को बताएंगे। यहाँ पे देखिए, प्रसेनजीत के पुत्री की कौन थी? वजीरा थी। अजातशत्रु जब प्रसेनजीत के पास कैद था, कहा था अजातशत्रु ने क्या किया था? प्रसेनजीत के जेल में कैद था, कैदी बना था, क्योंकि दूसरी बार वो क्या हुआ था? पराजित हुआ था। तो प्रसेनजीत ने क्या किया था? कैद करके जेल में डाल दिया था, कारागार में डाल दिया था। तो वो क्या था? कैद था। उसी समय वजीरा से प्रेम प्रसन्न हो गया। वजीरा से क्या हुआ? वजीरा जाती होगी प्रसेनजीत से थी अजातशत्रु से मिलती होगी, या कहीं वहां पे घूमती होगी, भ्रमण करती होगी, जिस कारण क्या हुआ? दोनों को आपस में बातचीत हुआ होगा, संपर्क हुआ होगा, और क्या हुआ होगा? दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों के बीच में क्या हुआ? प्रेम प्रसंग हो गया, जिसकी जानकारी प्रसेनजीत को हुई। अब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलने लगा, जिसकी जानकारी किसको होता है? प्रसेनजीत को होता है। तो अब प्रसेनजीत ने शर्त के आधार पर अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। उसके बाद क्या किया? प्रसेनजीत ने शर्त के आधार पर अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से करता है, और तभी अजातशत्रु वहां से क्या होता है? बरी होता है, फिर अजातशत्रु को छोड़ देता है। तो अजातशत्रु भी अपने पिता की तरह क्या कह रहा है? वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है। इसके पिता ने क्या किए थे? बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। फिर अजातशत्रु ने भी क्या किया? देखिए, वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और ये भी अपने समाज को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है? वजीरा से क्या कहता है? अजातशत्रु ने वजीरा से शादी कर लेता है। शर्त के आधार पर प्रसेनजीत ने अपनी बेटी की शादी कर दिया। आगे देखिए, प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से अपनी बेटी वजीरा का विवाह कर दिया और काशी को पुनः उपहार के तौर पे अजातशत्रु को दे दिया। देखिए, काशी के लिए ही क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था। काशी के लिए ही क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था। ये काशी को क्या किसने उपहार दिया था? प्रसेनजीत ने उपहार दहेज के तौर पे बिंबिसार को दिया था। अपनी बहन कौशल देवी की शादी किया था। तो फिर जब बिंबिसार की मृत्यु होती है, कौशल देवी भी मर जाती है गम में, वियोग में, तो प्रसेनजीत ने क्या किया? काशी को फिर अधिकार कर लेता है, जिसकी बात क्या होता है? अजातशत्रु को मालूम चलता है। तो अजातशत्रु ने क्या कहता है? कौशल पे चढ़ाई करता है और प्रसेनजीत को हरा देता है। क्या कहता है? प्रसेनजीत को हरा देता है। पुनः दूसरी बार प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, लड़ाई होता है, जिसमें प्रसेनजीत ने क्या कहता है? विजय हासिल करता है और अजातशत्रु को कैद बना के कारागार में डाल देता है, जहां पे प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा और अजातशत्रु के बीच में प्रेम प्रसंग होता है। और प्रेम प्रसंग होने की जानकारी जब प्रसेनजीत को होता है, तो प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से अपनी पुत्री वजीरा से विवाह कर देता है, और काशी को पुनः क्या कहता है? उपहार के तौर पे अजातशत्रु को लौटा देता है। तो एक कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। कहानी के तौर पे आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो एक ही बार में आप लोग को याद हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को अपनी बेटी वजीरा से विवाह कर दिया और काशी को पुनः उपहार के तौर पे अजातशत्रु को लौटा दिया। आगे देखते हैं। अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को चरम
तुर्कस तक पहुंचा दिया। आगे देखिए दोस्त, इसने मल्ल संघ पर आक्रमण कर इसे अधिकार में कर लिया। अजातशत्रु ने क्या किया, मल्ल संघ पे आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। इस प्रकार उत्तर पूर्व प्रदेश में एक बड़े भूभाग पे मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया। इस प्रकार क्या हुआ, किस पे आक्रमण किया, मल्ल संघ पे आक्रमण करता है और उसको क्या कहता है, अधिकार कर लेता है। और इस प्रकार क्या हुआ, मगध का पूर्व प्रदेश में एक बड़े भूभाग पे क्या होता है, अधिकार हो जाता है और साम्राज्य का विस्तार होता है। आगे देखते हैं, अजातशत्रु ने अपने प्रतिद्वंदी अवंती राज पर भी विजय प्राप्त करता है। ये अवंती पे भी क्या कहता है, अजातशत्रु विजय प्राप्त कर लेता है। अजातशत्रु एक धार्मिक एवं उदार सम्राट था। अजातशत्रु क्या था, धार्मिक था। क्या था आपका, धार्मिक था और उदार शासक था, सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु बौद्ध और जैन धर्म दोनों मतों के अनुयायी था। यानी बहुत सारे ग्रंथों के अनुसार ये हम जान पाते हैं कि अजातशत्रु जो था क्या था, बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था और आपका जैन धर्म का भी अनुयायी था। आगे देखते हैं, भरूच स्तूप की एक वेदिका के ऊपर बुद्ध को वंदना करते हुए दिखाया गया है। यानी जो भरूच स्तूप है, कौन सा स्तूप है दोस्तों, भरूच स्तूप है, उसके जो वेदिका है, एक वेदिका पे अजातशत्रु को, किसको, अजात शत्रु को क्या कहते हुए, वंदना करते हुए, क्या कहते हुए, वंदना करते हुए दिखाया गया है। क्या किया गया दोस्तों, दिखाया गया है। भरूच स्तूप ईंट से निर्मित है। ये जो भरूच स्तूप है आपका किससे निर्मित है, ईंट से निर्मित है। ये स्तूप मध्य प्रदेश के सतना में है। तो एग्जाम में पूछता है कि भरूच स्तूप का निर्माण किससे कराया गया है, तो ईंट से कराया गया। ये कहाँ पे है, तो आपका मध्य प्रदेश के सतना में है। कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतना में आपको भरूच स्तूप देखने को मिलेगा, जहाँ पे अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु को आपको बौद्ध धर्म का क्या है, वेदिका है, जहाँ पे अजातशत्रु को का वेदिका के ऊपर बुद्ध को क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध को वंदना करते हुए दिखाया गया है। क्या कहते हुए, महात्मा बुद्ध को वंदना करते हुए इसी भरूच स्तूप पे दिखाया गया है, जो सतना में, आपके मध्य प्रदेश के सतना में है। आगे देखते हैं दोस्तों, अजातशत्रु के शासन काल में गौतम बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हो गया। यानी महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, आपके अजातशत्रु के शासन काल में ही कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। जब महात्मा आपको बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, क्लास करते रहिए, एक एक क्लास को कीजिए, तभी समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को कंटेंट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हम पहले स्टडी करते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, फिर तब जाकर आप लोग को कंटेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। हम भी जॉब करते हैं, हम कहीं जॉब करते हैं, समय निकाल के आप लोगों को कंटेंट्स बना के आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़िए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिए, जिससे हमें और भी पढ़ाने में रुचि होगा। अच्छे से कंटेंट्स आप लोग को प्रोवाइड करवा पाएंगे। देखिए दोस्त, क्या लिख रहा है कि अजातशत्रु के शासन काल में गौतम बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हो गई थी सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ पे, यहाँ पे हो गई थी सप्तपर्णी गुफा में। और महावीर स्वामी का 468 ईस्वी में, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। इतना समझ गए। दोनों का जो बौद्ध धर्म का संस्थापक है, बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध है, और जैन धर्म से संबंधित आपका महावीर स्वामी है। तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु होता है अजातशत्रु के ही शासन काल में होता है। दोनों का मृत्यु अजातशत्रु
के ही शासनकाल में होता है। महात्मा बुद्ध का होता है 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में होता है। और महावीर स्वामी महावीर का आपका 468 ईसा पूर्व में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपको बता दिए कि महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। इस दोनों बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अजातशत्रु के शासनकाल में ही दोनों आदमी का मृत्यु हुआ था। इसने अपने शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अपने अवशेषों पर राजगिरी के स्तूप का निर्माण करवाया। सॉरी, यहाँ पे उनके अवशेषों पे, अपने नहीं। यहाँ पे क्या देखिएगा आप लोग कि इसने अपने शासन का 8वें वर्ष, यानी ये जो शासन कर रहा था तो 8वें वर्ष में, कब? 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिणाम यानी बुद्ध के मृत्यु होने के बाद उनके अवशेषों का, यानी महात्मा बुद्ध का जो अवशेष था उस अवशेषों पर राजगीर में, कहाँ पे? राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण करवाता है। क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। कौन करवाता है? अजातशत्रु करवाता है। कब? अपने शासन के 8वें वर्ष बाद। कब? अपने शासन के 8वें वर्ष बाद। एक कब बना? 492 ईसा पूर्व। कितने? 492 ईसा पूर्व में एक गद्दी पर बैठता है। तो इसमें से 8 आप घटाइएगा 492 में से। क्या दोस्तों? 492 में से 8 घटाइएगा तो 484 ईसा पूर्व, यानी 484 ईसा पूर्व में यह क्या कहता है? महात्मा बुद्ध के जो अवशेष होते हैं, महात्मा बुद्ध के अवशेष से क्या कहता है? एक स्तूप का निर्माण करवाता है। 83 मान सकते हैं कि उनके मृत्यु के बाद, यानी महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध के जो अवशेष होते हैं उनके अवशेष से क्या कहते हैं? राजगीर में एक स्तूप का निर्माण करवाता है। यानी अपने शासन के 8वें आप 8वें कर सकते हैं, 8वें वर्ष बाद महात्मा बुद्ध का क्या कहता है? एक स्तूप का राजगीर में निर्माण करवाता है उनके अवशेष से। आगे देखिए, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति राजगरा यानी राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में आपका 488 या 473 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप था। जिसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। तो ये एग्जाम में पूछ देता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। आप लोग इसको याद कीजिएगा। प्रश्न ऐसे आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। राजगीर या राजगिरी कह सकते हैं, राजगिरी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में दोस्तों? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कहाँ पे? राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कब हुआ था? तो आप लोग देख लीजिएगा, 488 ईसा पूर्व रहे या 473 ईसा पूर्व, जो भी ऑप्शन मिले उस पर आप लोग टिक कर दीजिएगा। इसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप। कौन था अध्यक्ष? महाकश्यप अध्यक्ष था। तो आयोग कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछे, आपको एग्जाम में प्रश्न कर देना है, प्रश्न का उत्तर लगा के आ जाना है। यहाँ पे पूछेगा कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। कब हुआ था? तो 488 या 473 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ पे? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। जब प्रथम बौद्ध संगीति जब हुआ था तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप था। तो इतना चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति राजगरा के सप्तपर्णी गुफा में
488 या 473 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप था। आगे देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ उसी में किसकी रचना किया गया? सूत पिटक और विनय पिटक की। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि सूत पिटक या विनय पिटक जो भी है पूछे कि इसकी रचना कब हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। अर्थात इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों सूत पिटक और विनय पिटक की विभाजित किया गया। यानी जो बौद्ध भिक्षु थे उससे संबंधित जो भी पिटक था, क्या था, जो भी पिटक था उसको क्या किया गया? विभाजित कर दिया गया। क्या किया गया? विभाजित बांट दिया गया। किसमें? सूत पिटक और विनय पिटक, दो भागों में क्या किया गया? विभाजित कर दिया गया। एक कब किया गया? प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? राजगीर के सप्तऋषि गुफा में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। कब हुआ था? तो 488 या 473 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। तो यहाँ से इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखिए, बुद्ध के 3 पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक थे। बुद्ध के कितने पिटक थे? 3 पिटक थे। कितने पिटक थे? 3 पिटक। कौन कौन सा? सूत पिटक था, विनय पिटक था और आपका अभिधम्म पिटक था। आगे देखते हैं, सूत पिटक की रचना आनंद और उपाली ने की। यहाँ पे एक एक पॉइंट वाइज, कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैं छोड़ूंगा, आप लोग को एकदम पढ़ा के जाऊंगा, याद करवा के जाऊंगा। यहाँ पे देखिए, सूत पिटक की रचना किसने की? आनंद और उपाली ने की थी। इस पिटक में गौतम बुद्ध के शिक्षाएं के बारे में बताया गया है। ये जो पिटक है सूत पिटक, जिसमें क्या बताया गया है? गौतम बुद्ध की शिक्षा के बारे में बताया गया है। इसकी रचना किसने किया है? तो आनंद और उपाली ने किया है। आगे देखते हैं, विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने की थी, जिसमें संघ की संबंधित नियम है। ये जो विनय पिटक है इसमें क्या है? संघ के जो संबंधित नियम है उसके बारे में बताया गया है। और इसकी रचना किसने की थी? उपाली ने। उपाली ने किसकी भी रचना की है? सूत पिटक। यानी आनंद और उपाली दोनों ने मिलकर सूत पिटक की रचना की है और उपाली ने विनय पिटक की भी रचना किया है। आगे देखते हैं, अधिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तीस ने तृतीय बौद्ध संगीति में की थी। ये जो मोगलीपुत्र तीस, आगे सब हम पढ़ाएंगे एक एक करके, आप लोग चिंता मत कीजिए। अधिधम्म पिटक है जो तीसरा बौद्ध के अधिधम्म पिटक है, जिसकी रचना किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने की थी। कब की थी? तो तृतीय जो बौद्ध संगीत हुआ था उस समय किया था। इसका उद्देश्य संघ को शुद्ध करना और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संकलित करना था। इसका उद्देश्य क्या था इस पिटक का? कि जो संघ का है, संघ है, उसको क्या करना है? शुद्ध करना है और बौद्ध धर्म के शिक्षाओं को क्या करना है? संकलित करना है। आगे देखिए, दूसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अजातशत्रु ने किसको राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, शीली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु ने कितने वर्ष तक शासन किया दोस्तों? 32 वर्ष तक क्या किया था? शासन किया था। किसके अनुसार? शीली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने क्या किया? मगध पे 32 वर्ष तक अपना शासन किया। और 461 ईसा पूर्व में इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। और 461 ईसा पूर्व में इसके जो पुत्र था, कौन था? उदयन। कौन था? उदयन। दोस्तों कौन था? उदयन। उदयन ने क्या कहता है? अपने पिता अजातशत्रु को क्या कहता है? हत्या कर देता है और हत्या करके गद्दी पे बैठ जाता है। तो आपको बताए थे कि पितृहंता वंश किस लिए कहते हैं हर एक वंश को? क्योंकि इसके जितने भी शासक हुए वो सब अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पे बैठे हैं, जिस कारण हर एक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। अब प्रथम पितृहंता शासक किसको कहते हैं? अजातशत्रु को
कहते हैं। तो दोस्तों ये जो भी अजातशत्रु के बारे में जानकारी था, एक एक महत्वपूर्ण जानकारी एक एक पॉइंट वाइज आपको मैं करवा दिए। आशा करते हैं कि आयोग कहीं से भी एग्जाम को सेट करे, आप लोग मेरा क्लास कीजिएगा तो आप लोग को कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग को कहानी के तौर पे आप लोग को क्लास करवा रहा हूँ, बहुत ही रोचक तरीके से क्लास करवा रहा हूँ, एक एक पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ, बहुत ही डीपली तरीके से करवा रहा हूँ कि कहीं से भी प्रश्न आए आप लोग आसानी से एग्जाम में करके आइएगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और क्लास को रेगुलर कीजिए, एक एक क्लास को कीजिए, तभी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा और अपने तरीके से नोट्स भी बनाते चलिए। हमें एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उसको पहले कवर करते हैं, फिर हम लोग उदयन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बिंबिसार और चेलना के 2 पुत्र हल और बेहल था। कौन था? हल और बेहल था। कौन था? बिंबिसार और चेलना। वहां पे बिंबिसार और चेलना के 2 पुत्र कौन थे? हल और बेहल थे। कौन थे? हल और बेहल थे। हल और बेहल अजातशत्रु के सौतेले भाई थे। हल और बेहल कौन थे? अजातशत्रु के सौतेले भाई थे। बिंबिसार ने हल और बेहल को से नाग, हाथी और मोतियों का हार दिए थे। जो बिंबिसार थे अपने बेटे चेलना के से जो 2 पुत्र हुआ था हल और बेहल, उसको क्या किए थे? से नाग, हाथी और मोतियों का हार दिया था। किसने? बिंबिसार ने दिया था। से नाग हाथी अपने सूंड से इत्र भर के स्त्रियों के ऊपर फुहारा करता था। ये जो से नाग हाथी था एक विशेष प्रकार का हाथी था जो अपने सूंड में क्या करता था? इत्र भर के स्त्रियों के ऊपर का फुहारा मारता था, जो बहुत ही बेहतरीन देखने में सुंदर था और ये काफी रोचक था। आगे देखिए, अजातशत्रु ने से नाग हाथी की मांग हल और बेहल से की। अजातशत्रु जो था, ये जो से नाग हाथी था, इसकी मांग किससे किया? हल और बेहल से किया। अर्थात अजातशत्रु ने बोला कि जो हाथी पिताजी दिए हैं उसे लौटा दो। अजातशत्रु ने क्या किया? अपने सौतेले भाई हल और बेहल से कहा कि जो हाथी पिताजी ने से नाग हाथी जो दिए उसको मुझे लौटा दो, क्योंकि काफी पसंद आ गया अजातशत्रु को। इस से नाग जो हाथी था ये सूंड में इत्र भर के क्या कहता था? फुहारा मारता था, जिससे वो प्राप्त करना चाहता था। अजातशत्रु क्या करना चाहता था? इस हाथी को प्राप्त करना चाहता था। तो अपने सौतेले भाई से बोला कि जो पिताजी हाथी दिए है उसको क्या करो, तुम मुझे लौटा दो। जिसकी सूचना हल और बेहल ने अपने नाना चेतक को दी। जिसकी सूचना हल और बेहल ने अपने नाना किसको? चेतक को। किसको दिए? चेतक को दिए। हल और बेहल चेतक कौन थे? चेलना के पिताजी थे और हल और बेहल के नाना थे। तो जब ये मांग किया अजातशत्रु कि जो पिताजी हाथी जो दिए, से नाग हाथी दिए, उसको मुझे लौटा दो, तो इसका सूचना हल और बेहल ने किसको दे दिए? अपने जो नाना थे चेतक, उसको दे दिए। आगे देखिए दोस्त, से नाग हाथी के कारण अजातशत्रु और लिच्छवियों के साथ संघर्ष करना पड़ा। इस से नाग हाथी के कारण ही क्या हुआ? लिच्छवियों और अजातशत्रु के बीच क्या हुआ? संघर्ष हुआ। देखिए अजातशत्रु ने क्या किया? दोनों किसे, इसके पिता ने किससे शादी किए थे? आपका प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी या महाकौशल्या से किए थे। अब प्रसेनजीत से भी क्या कहता है? एक काशी के लिए लड़ाई करता है। किसके लिए? काशी के लिए। काशी के लिए किससे लड़ाई करता है? प्रसेनजीत से कहता है। और से नाग हाथी के लिए किससे लड़ाई कर रहा है? अपने नाना चेतक से। तो जो पिता ने वैवाहिक संबंध स्थापित दोनों राज्य के शासकों से किए थे, यानी दोनों शासकों से किए थे, उनसे दोनों से क्या कहता है? अजातशत्रु अपना संघर्ष करता है, लड़ाई करता है। आगे देखिए, वही आप लिखा है कि से नाग हाथी के कारण अजातशत्रु ने लिच्छवियों के साथ संघर्ष करना पड़ा। किस लिए संघर्ष करना पड़ा अजातशत्रु को लिच्छवियों के साथ? से नाग हाथी के कारण। गंगा नदी के एक तरफ वजी था और एक तरफ मगध था। जो गंगा नदी था उसके एक तरफ क्या था? आपका वजी था और दूसरे तरफ क्या था? एक तरफ मगध था। दोनों के बीच में रत्नों के खान था और दोनों के बीच में क्या था? रत्न का खान था। रत्नों के खान को आधी वजी के हिस्से में और आधी मगध के हिस्से में
हिस्से की बात कही गई थी। जो रत्न के खान था, एक तरफ गंगा के एक तरफ क्या था आपका दोस्त, वजी था, और दूसरी तरफ एक तरफ क्या था, मगध था। एक तरफ वजी और एक तरफ मगध थी। दोनों के बीच में क्या था, रत्नों का खान था, यानी हीरे जवाहरात थे। तो रत्नों की खान को आधी वजी और आधी मगध के हिस्से में बांटने की क्या कही गई, बात कही गई। परंतु वजी संघ के लोग ने रत्नों के खानों पर अधिकार कर लिया था। लेकिन वजी संघ के जो लोग थे क्या किए थे, रत्न का जो खान था उसमें क्या अपना अधिकार किया था। इसलिए अजातशत्रु को वजी संघ यानी लिच्छवियों के साथ क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। आप ये भी कह सकते हैं किसके लिए, रत्न के खान के कारण भी अजातशत्रु ने लिच्छवियों के साथ लड़ाई किया, और शेरनाग हाथी के कारण भी किया। आगे देखते हैं दोस्तों, लिच्छवियों के साथ संघर्ष में अजातशत्रु ने 2 आधुनिक हथियारों अष्टमूसल और शिलाकंटक का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था, अष्टमूसल और शिलाकंटक का क्या किया था, प्रयोग किया था। तो यहाँ पे देखते हैं अष्टमूसल क्या है। यहाँ पे अष्टमूसल ये आधुनिक समय का रोड रोलर, यानी जो रोड बनता है तो रोड रोलर से क्या होता है, रोड को बैठाया जाता है। वही क्या है, आधुनिक समय के अष्टमूसल है, यानी अष्टमूसल यानी रोड रोलर का प्रयोग किया था। और दूसरा जो शिलाकंटक, बड़े पत्थर को फेंकने वाला हथियार को शिलाकंटक कहा जाता है। यानी कहते हैं जो बड़े बड़े पत्थर है उसको फेंकने के जो हथियार होता है उसको क्या कहा जाता है, शिलाकंटक कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे दोनों के बारे में आपको बता दिए। किसका, अष्टमूसल का मतलब होता है जो आधुनिक समय के रोड रोलर है, इसका प्रयोग किया था अजातशत्रु ने लिच्छवियों के साथ संघर्ष में। और शिलाकंटक क्या होता है, ऐसा औजार होता है जो बड़े पत्थरों को फेंकने के लिए। तो दोस्तों आप लोग एक मूवी देखे होंगे, बाहुबली या कुछ ऐसे साउथ का मूवी है जिसमें जब युद्ध होता है तो उसमें देखिएगा पत्थर को फेंका जाता है, या जो दरवाजे बंद रहता है उसमें फेंका जाता है। तो सारे सैनिक क्या होते हैं, जो महाराजा का जो होता है दरवाजा, और दरवाजा बंद रहता है जिससे क्या महल में सैनिक प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, उस पत्थर जैसे हथियार होता है शिलाकंटक, उसके माध्यम से फेंका जाता है सैनिक को, तो सैनिक राजमहल में प्रवेश कर जाते हैं। वही शिलाकंटक है, यानी बड़े पत्थर को फेंकने वाला हथियार। आगे देखते हैं, अजातशत्रु ने वस्त्रकार की सहायता से लिच्छवियों के बीच फूट डलवा दिया। जो वस्त्रकार थे उसकी सहायता से अजातशत्रु ने क्या किया, लिच्छवियों के बीच में क्या किया, फूट डलवा दिया। लिच्छवियों के बीच फूट डालने का बात गौतम बुद्ध ने कही थी, यानी लिच्छवियों के बीच में जो फूट डाला अजातशत्रु, किसके सहायता से, वस्त्रकार के सहायता से। इस बात की पुष्टि किसने किए थे, गौतम बुद्ध ने, यानी महात्मा बुद्ध ने किए थे। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। अजातशत्रु ने क्या किया, कहा गौतम बुद्ध से कि मैं लिच्छवियों पे विजय प्राप्त करना चाहता हूं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तक तुम लिच्छवियों के बीच फूट नहीं डाल सकते तब तक तुम इस पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आगे देखते हैं दोस्त, वस्त्रकार भेष बदल कर लिच्छवियों के साथ 9 साल तक रहा था। वस्त्रकार जो था क्या था, भेष बदल के लिच्छवियों के साथ कितने साल तक रहा था, 9 साल तक रहा था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को हराकर, अर्थात ये अपने ननियाल वाले को हराया। अजातशत्रु ने क्या किया, लिच्छवियों को हरा दिया, अर्थात अपने ननियाल वाले को हरा दिया। तो दोस्तों ये जो था आपका लिच्छवियों के साथ अजातशत्रु का संघर्ष था, जो पिछले क्लास में हम नहीं करवा पाए थे, आप लोगों को इस क्लास में करवा दिए। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे उदाइन के बारे में। ये जो तीसरा शासक है आपका उदाइन के बारे में एक एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाद आपका हरेक वंश
समाप्त हो जाएगा। हर एक वंश का क्लास तीसरा क्लास है, ये तीसरे क्लास में हर एक वंश आपका समाप्त हो जाएगा। एक एक क्लास आप लोग जाके कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करने के पश्चात मगध का राजा बना। यानी उदयन ने क्या किया, अपने पिता, उदयन भी कर सकते हैं इसको, उदयन भी कर सकते हैं, ठीक है। उदयन ने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद मगध के गद्दी पे बैठा और शासक बना। इसको द्वितीय पितृहंता कहते हैं। उदयन को क्या कहते हैं, द्वितीय पितृहंता। क्या कहते हैं, पितृहंता। प्रथम पितृहंता किसको कहते हैं, अजातशत्रु को कहते हैं। द्वितीय पितृहंता किसको कहते हैं, उदयन को कहते हैं। आगे देखते हैं, बौद्ध ग्रंथानुसार इसे पितृहंता यानी बौद्ध ग्रंथ अनुसार इसे क्या कहते हैं, पितृहंता कहते हैं। लेकिन जैन ग्रंथानुसार इसे पितृभक्त कहा गया है। देखिए यहाँ पे दोनों बात को समझिए। बौद्ध धर्म के अनुसार उदयन को क्या कहा गया, पितृहंता कहा गया। लेकिन जैन धर्म अनुसार पितृभक्त यानी पिता का आदर करने वाला, पिता का भक्त कौन था, आपका उदयन था। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार ये पितृहंता था, पिता का हत्या करने वाला था। यहाँ पे दोनों धर्मों में अलग अलग बताया गया है। बौद्ध धर्म में पिता का हत्या करने वाला बताया गया है और जैन धर्म में पिता की सेवा करने वाला, भक्ति करने वाला बताया गया। किसको, उदयन को। ये बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को ये मानता था। उदयन का माता का नाम पद्मावती था। क्या था, पद्मावती था। यानी अजातशत्रु के पत्नी का नाम क्या था, पद्मावती था। तो उदयन का पिता का नाम क्या, माता का नाम क्या था, पद्मावती था। आगे देखिए, उदयन राजा बनने से पहले चंपा का उपराजा था। उदयन जिस समय पिता की हत्या करके राजा बना, उससे पहले क्या था, ये चंपा का ये उपराजा था। क्या था, उप राजा था। आगे देखिए दोस्त, उदयन ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर, पाटलिपुत्र को हम लोग का किस नाम से जानते थे, प्राचीन नाम में कुसुमपुर के नाम से भी हम लोग जानते थे। तो उदयन ने गंगा और सोन के संगम पे पाटलिपुत्र, कभी आप पटना जाइएगा तो वहाँ पे एक ब्रिज मिलेगा, पुल मिलेगा, वहाँ पे देखिएगा सोन और गंगा की क्या होता है, मिलन होता है। किसका मिलन होता है, सोन और गंगा की मिलन होता है। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि उदयन ने गंगा और सोन के संगम यानी कुसुमपुर के संगम पे नामक यानी पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया था। उदयन ने किसको बसाया था, पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा को बसाया था। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, तो उदयन ने बसाया था। तो उदयन ने कहाँ बसाया था, आपको पाटलिपुत्र पे गंगा और सोन नदी के संगम पे बसाया था। अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया। ये क्या किया, जो राजधानी था राजगिरी में, तो उसको स्थानांतरित करते हुए कहाँ पे राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र बनाया। ये पाटलिपुत्र नगर को बसाया पहले कहाँ पे, गंगा और सोन नदी के तट पे। तो आप लोग जाइएगा पटना, देखिए पटना कहाँ है आपका, पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र है। पटना कहाँ है आपका, गंगा और सोन नदी के तट पे ही बसा है। वो किसने बसाया है, तो उदयन ने बसाया है। और उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र नगर को बसाने के बाद राजगिरी से राजधानी को स्थानांतरित करते हुए पाटलिपुत्र अपना राजधानी बनाया। यहाँ पे देखिए, अर्थात पुराणों के अनुसार इसने पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी इसे राजधानी को राजगिरी से परिवर्तित कर पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पोलीमराठा कर दिया। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पाटलिपुत्र का कितना नाम है। यहाँ पे पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, कुसुमपुर के नाम से जानते हैं, पोलीमराठा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए, ये दोनों नहीं रहे, कुसुमपुर पाटलिपुत्र नहीं रहे, पटना का पुराना नाम प्राचीन नाम क्या है, तो पोलीमराठा अगर हो तो वहां पर आप लोग को घबराना नहीं है। पटना का ही प्राचीन नाम क्या है, पोलीमराठा है। तो देखिए यहाँ पे पटना के 3 अलग अलग प्राचीन नाम देखने को आपको मिलेंगे, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और पोलीमराठा। तो इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
पाटलिपुत्र का ही नाम कुसुमपुर पोलीबुरोठा था। पाटलिपुत्र का ही नाम क्या था दोस्त? कुसुमपुर और पोलीबुरोठा था, जो आपको यहाँ पे हम बता दिए। इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीबुरोठा के नाम से जानते हैं। जो इंडिका है, इंडिका में किस नाम से पाटलिपुत्र को जानते हैं दोस्त? हम पोलीबुरोठा के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पोलीबुरोठा का उल्लेख वायु पुराण और गार्गी संहिता से प्राप्त होता है। ये तीनों का जो उल्लेख है किसका? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और पोलीबुरोठा का उल्लेख किससे? वायु पुराण। किससे हमको प्राप्त होता है? वायु पुराण, गार्गी संहिता से उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। जो मगध के प्रतिद्वंदी था अवंती राज, उसके गुप्तचर द्वारा क्या किया गया? उदयन को हत्या कर दिया गया। उदयन को क्या किया गया? मार दिया गया, यानी इसका हत्या कर दिया गया। बौद्ध धर्म के अनुसार उदयन के 3 पुत्र। उदयन के कितने पुत्र थे? बौद्ध धर्म के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे। अनिरुद्ध थे, मुंडा थे जिसको मंडक कहते हैं या मूड कहते हैं, और नागदशक थे। कौन थे? नागदशक थे। ये 3 पुत्र किसके थे? उदयन के। उदयन के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। मुंडा या मंडक या मूड कह सकते हैं, नागदशक और अनिरुद्ध थे। आगे देख लेते हैं दोस्त। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक राजा बने। उदयन के बाद जो 3 पुत्र थे, कौन? अनिरुद्ध, मुंड या मुंडा कह सकते हैं, और नागदशक, ये तीनों क्या बने? ये राजा बने, जिन्होंने सम्मिलित रूप से मगध पर 445 से 412 ईसा पूर्व तक ये शासन किए। तीनों क्या किए? जो 3 पुत्र थे आपका अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक, ये सम्मिलित रूप से 445 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक क्या किए? मगध पे शासन किए। नागदशक हर्यक वंश के अंतिम शासक था। नागदशक जो था क्या था? हर्यक वंश का आपका अंतिम शासक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। ये क्या था? विलासी था, आलसमय रहता था, ये आलसी था, और क्या था? निर्बल था। आगे देखते हैं दोस्त। इतने निर्बल था, इससे कोई मतलब नहीं, राजपाट से कोई इसको मतलब नहीं था। कौन? नागदशक। ये अंतिम हर्यक वंश का शासक था। तो अगर पूछेगा कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था। प्रथम शासक कौन था? तो आपका बिंबिसार था, जो हर्यक वंश की स्थापना किया था, संस्थापक था। आगे देखिए, नागदशक को दशक नाम से भी जानते हैं। नागदशक जो है, नागदशक को किस नाम से जानते हैं? दशक नाम से जानते हैं। तो अगर एग्जाम में कई प्रश्न बनता है कि नागदशक का दूसरा नाम क्या था, तो दशक था। नागदशक क्या था? तो अंतिम हर्यक वंश का शासक था। शासन काल यानी शासन तंत्र में शिथिलता, यानी शिथिलता कह सकते हैं, सुस्ती के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैला। यानी ये इतना एथी था, निर्बल था और सुस्त था, जिस कारण क्या हुआ? जनता के बीच में असंतोष पैदा हो गया। क्या हुआ? असंतोष पैदा हुआ, जिस कारण राज्य में विद्रोह कर नागदशक को के सेनापति शिशुनाग राजा बना। यानी जिसका क्या हुआ? असंतोष पैदा हो गया प्रजा के बीच में, जिसका विद्रोह कर जो इसका सेनापति था शिशुनाग। क्या था? शिशुनाग। नागदशक के सेनापति शिशुनाग था, वो क्या बना? राजा बना। अर्थात नागदशक की हत्या इसी के प्रधानमंत्री शिशुनाग ने करके नवीन राजवंश की नींव रखी। यानी ये जो शिशुनाग था क्या था? इसका सेनापति था, किसका? नागदशक का, जिसने नागदशक की क्या किया? हत्या कर दिया। क्या किया? हत्या करके एक नया राजवंश की स्थापना किया, जिसे इतिहास में क्या शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। यानी नागदशक की हत्या किसने किया? शिशुनाग ने किया। और शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना कर मगध के सिंहासन पे बैठा, विराजमान हुआ। हर्यक वंश का अंत और शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 412 ईसा पूर्व में क्या किया? शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दिया और
शिशुनाग वंश की स्थापना किया और जिसके बाद वो क्या किया, गद्दी पे मगध के बैठा। तो दोस्तों ये उदयन और अंतिम शासक हर्यवंश जो नागदशक था उसके बारे में आपको टोटली एक एक करके बता दिए। तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हर्यवंश का 3 दोस्तों हर्यवंश में हम लोगों ने बिंबिसार के बारे में देख लिए। किसके बारे में, बिंबिसार के बारे में, जिसका शासनकाल क्या था 545 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। जो भी पॉइंट था बिंबिसार के बारे में एक एक पॉइंट को आपको मैं एक एक करके बता दिए। जो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से कई दूसरा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, जो भी प्रश्न पूछेगा इसी में से आपको पूछेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखे अजातशत्रु के बारे में। किसके बारे में देखे, अजातशत्रु के बारे में देखे। अजातशत्रु का जो शासनकाल था 492 ईसा पूर्व से लेके 407 ईसा पूर्व तक था। जिसके बारे में अजातशत्रु के बारे में एक एक पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अजातशत्रु का जो संघर्ष लिच्छवी के साथ हुआ था उसके बारे में भी हम लोग देख लिए। तो कोई भी पॉइंट आपको मैं नहीं छोड़ा हूँ। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे अलावा कोई और से नहीं पूछेगा। एकदम हम डीपली कवर किए हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखे उदयन के बारे में। उदयन का जो शासनकाल 407 ईसा पूर्व से लेके आपका 445 ईसा पूर्व क्या था, 445 ईसा पूर्व तक था। जिसके बारे में हम आपको एक एक पॉइंट वाइज इसके बारे में भी बता दिए। तो दोस्तों आपका जो हर्यवंश था, हर्यवंश का संपूर्ण क्लास एक ही क्लास में आपको मैं समाप्त कर दिए हैं। क्लास थोड़ा लंबा है लेकिन जो भी जानकारी है आपको काफ़ी डीपली तरीके से पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट वाइज आपको मैं जानकारी उपलब्ध करवाए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग ये क्लास करके आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के आप लोग किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और चैनल से जुड़ के शुरू से क्लास कीजिए। और क्लास आप लोग को बेहतरीन ढंग से करवा रहे हैं। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी क्लास करवाया जाएगा और कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होगा जिसका वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आप लोगों को ससमय प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।